गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का लाइट का एक दूसरा पार्ट। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले देख लिया है फर्स्ट पार्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, और आज से शुरू होगा दूसरा पार्ट वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने पहले ही लिख दिया है, आप नोट कर सकते हैं इनके लिए करें लीजिए। ठीक है, अच्छा रहेगा, नोट बना हुआ रहेगा आपका तो पढ़ने में आसानी होगा। देखिए वेव ऑप्टिक्स का सबसे पहले मैंने डिफाइन किया वेव ऑप्टिक्स को। वेव ऑप्टिक्स जो है ऑप्टिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम लोग लाइट के वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए लाइट जो है उसमें दोनों नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर क्वांटम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं जो आपको पढ़ा दिया जाएगा वो मॉडर्न फिजिक्स में। वेव ऑप्टिक्स वेव वाले पार्ट पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रे की तरह मानकर रे को हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं, अबाउट रिफ्लेक्शन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसकी वेव नेचर के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, बाकी मैंने ज्योमेट्रिकल में रिफ्लेक्शन वगैरह ज्योमेट्रिकल रे वाले नेचर को बता ही दिया है। ठीक है, तो देख लीजिए देखिए इस चैप्टर में जितना भी ऑब्स्टेकल यूज होगा, ऑब्स्टेकल मतलब जिससे लाइट का, जिसके थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, चाहे इंटरफेरेंस हो रहा है, चाहे डिफ्रैक्शन हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो उसका जो साइज होगा, ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का होगा। ठीक है, देखिए लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर का होता है। तो ऑब्जेक्ट का साइज नो डाउट 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁵ मीटर ऐसे होना चाहिए। ठीक है, मतलब माइक्रोमीटर में होना चाहिए, 2 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोमीटर ऐसे होना चाहिए ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक है ना, तो जो वेवलेंथ हुआ ऑब्जेक्ट लाइट का उसी के ऑर्डर का होना चाहिए ऑप्टिकल का भी साइज। ठीक है, वहीं पर वेव नेचर भी शो करता है, वेव नेचर वहीं पे शो करता है। फिर से बोल रहे हैं जहां पे ऑब्स्टेकल का साइज वेवलेंथ के ऑर्डर का होता हो। ठीक है, यदि ऑब्स्टेकल का साइज और वेवलेंथ से ज्यादा बड़ा है तो वहां पर वेव नेचर ना शो करके रे वाला नेचर शो होता है। ठीक है, रे वाला नेचर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाएंगे। देखिए वेव ऑप्टिक्स में आपको मेनली 4 टॉपिक पढ़ने, मेनली छोटे मोटे और भी जो टॉपिक हैं लेकिन मेन में 4 आएगा आपको। पहला है इंटरफेरेंस जो आप 11th में पढ़ चुके हैं बेस में। ठीक है, दूसरा है डिफ्रैक्शन, वेव साउंड वेव में डिफ्रैक्शन नहीं होता था, इसीलिए आप लोगों ने क्या किया, 11th में डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा है, वो आप लोग 12th में पढ़ोगे। लाइट में डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, उल्टा बोल रहे हैं, शायद उल्टा बोल दिए, साउंड में भी डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, साउंड में पोलराइजेशन नहीं होता है, लाइट में भी पोलराइजेशन होता है। डॉक्टर स्टूडेंट तो साउंड में पढ़े हैं, लाइट में पढ़ना है। ठीक है, डिफ्रैक्शन साउंड में भी होता है, वेव में उसमें नहीं होगा, लाइट में भी होगा। ठीक है, तो यही 4 पार्ट है। तो उससे पहले जो छोटे मोटे टॉपिक हैं वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, अभी इंटरफेरेंस को आने में देरी थोड़ा सा, जो छोटा मोटा टॉपिक है जंक्शंस है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे पहले। ठीक है, तो इतना पहले नोट कर लीजिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी चलिए दूसरा पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं। सबसे पहले न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत मेहनत से लिखे हैं बोर्ड पे, तब आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप भी थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा तो वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, देखिए न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर, सबसे पहले कॉर्पस्कुलर का मतलब क्या होता है ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, कॉर्पस्कुलर का मतलब होता है कण, कण यानी कि बहुत ही छोटी चीज, टिनी पार्टिकल, कणिका, टिनी पार्टिकल हिंदी में कहते हैं कण या कणिका जो भी है। तो न्यूटन जो कहा था, कहना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में। ठीक, तो न्यूटन कहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट निकलता है ना तो वो पार्टिकल के रूप में निकलता है। उस पार्टिकल को कहा जाता है कॉर्पसेल्स। उस पार्टिकल का नाम है कॉर्पसेल्स। ठीक है, जब कोई लाइट किसी बॉडी से निकलता है, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स के रूप में निकलते हैं, उन पार्टिकल्स को कहते हैं कॉर्पसेल्स। ठीक है, कॉर्पसेल्स यहां पर लिख दिए हैं। अब देखिए इस थ्योरी के आधार पर उन्होंने कण मानकर, कॉर्पसेल्स मानकर क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन
एक्सप्लेन किया, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया, ठीक है, और ये ज्योमेट्रिकल जितने होते हैं वो सब और बिना किसी सिर पैर वाले एजम्पशन मान के एकदम उसको प्रूव किए, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है, ये वगैरह कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको लाल क्यों दिखा देता है, वो हरा क्यों दिखाया है, बिना सिर पैर वाले किसी भी सिद्धांत से कुछ मान के कुछ मान के एकदम उसको प्रूव कर दिए, ठीक है ना। तो क्या क्या कैसे कैसे माने, तो देखिए डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स कॉर्पस्क्यूल्स, ये डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्क्यूल्स ये और क्या रिपल्शन फ्रॉम बाउंड एंड डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन कैसे प्रूव किए कि जब कभी क्या होता है लाइट किसी सरफेस से पड़ता है तो वो सरफेस उस कॉर्पस्क्यूल्स को रिपेल करता है, उसको दूर भगाना चाहता है, इस कारण से रिफ्लेक्शन होता है, लिखा है ना, ये उन्होंने थ्योरी दिया था। फिर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो डेंसर मीडियम जो होता है लाइट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इस प्रकार से उसको खींच लेता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, ये वगैरह कुछ भी थ्योरी देखते हैं जो गलत थ्योरी था वो थ्योरी क्या करना, ठीक है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, उसको जानने की उतनी जरूरत नहीं है क्या क्या थ्योरी था, बस इतिहास में हिस्ट्री में ये टॉपिक भी कभी आया था, ये आप लोगों को जान लेना है, ठीक है। तो यही सब थ्योरी देख के उन्होंने क्या किया था, उनको एक्सप्लेन किया था। अब ये थ्योरी से क्या क्या एक्सप्लेन नहीं हुआ, ठीक है, क्यों इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो देखिए इस थ्योरी से वेव नेचर प्रूव नहीं हो पाया था। वेव नेचर में आ जाएगा आपका क्या, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब प्रॉपर्टीज जो है लाइट के वो प्रूफ नहीं हो पाए थे, और साथ ही साथ ये भी कि स्पीड ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि डेंसर मीडियम में कम जाता है, सच एज वाटर में, ग्लास में कम जाता है वैक्यूम के मुकाबले, लेकिन इस थ्योरी को माना जाए तो डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा हो जाएगा वाटर में या ग्लास में, ठीक है, तो ये भी एक गलत चीज मिला था हमको। तो इस प्रकार से इतना गलत होने के बाद या यूं कहो कि ठीक से एक्सप्लेन नहीं होने के कारण लाइट का प्रॉपर्टी इसको रिजेक्ट कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो यही था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला टॉपिक हम लोग आते हैं हाइजेंस वेव थ्योरी। देखिए वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत मानी जाए तो यहीं से होती है, ठीक है, और ये सारे जो पॉइंट हैं हाइजेंस ने 4 प्रिंसिपल दिए थे, उन चारों प्रिंसिपल को हम लिखवा रहे हैं, और इन चारों प्रिंसिपल को आपको लिखना है, जरूर लिखना है। इससे पहले आप भले ही कॉर्पस्कुलर थ्योरी ना लिखे हो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये मस्ट बी रिटन, जरूर लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लेना है आपको। 4 प्रिंसिपल है जिसमें ये पहला प्रिंसिपल लिखवा है, पहला थ्योरी लिखवा है। पहला थ्योरी ये है, देखिए कि वेव लाइट जो है ना, कोई भी हमेशा वेव फ्रंट के रूप में प्रोपेगेट करता है, ठीक है। क्या लिखा है, ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज सेंटर ऑफ डिस्टेंस, पॉइंट सोर्स जो होता है वो सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस होता है जिससे वेव प्रोड्यूस होता है, और ये वेव ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड होते हैं, यानी फैलते चले जाते हैं, ऑल डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं, ठीक है, और प्रोपेगेट करते हैं वेव फ्रंट के रूप में, ठीक है। अब वेव फ्रंट का डेफिनेशन देखिए ब्लैक लेटर्स में हमने लिख दिया है। वेव फ्रंट जो होता है मीडियम यानी मान लीजिए पानी में लाइट मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑसिलेट करेंगे ना जी, जब भी ये मूव करेगा तो वो सारे पार्टिकल्स का लोकस, यानी वेव फ्रंट एक लोकस है, ठीक है ना, बिंदु पथ, उन सारे पॉइंट का लोकस जो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एक लोकस है, किसका लोकस, उन सारे पार्टिकल्स का लोकस जो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। ये वेव फ्रंट जो है मेनली जो आपको पढ़ना है इस 12th में, वो 3 ही टाइप का पढ़ना है, ठीक है। ये डिपेंड करता है सोर्स का शेप क्या है, इस पे डिपेंड करता है, साइज क्या है, इस पे डिपेंड करता है, मेनली 3 ही टाइप का। यदि पॉइंट सोर्स है, ठीक है, तो उसके कारण जो वेव फ्रंट होंगे स्फेरिकल होंगे। यदि लाइन सोर्स है, जैसे मरकरी लैंप लाइन सोर्स है, तो उसके कारण वेव फ्रंट का शेप सिलेंड्रिकल होगा, और शेप चाहे जो कोई भी हो, यदि सोर्स इंफिनिटी पे है जैसे सन,
तो उसके कारण जो लाइट, उस लाइट का जो वेव फ्रंट निकलेगा वो प्लेन होगा। तो मैंने यहाँ स्क्वायर या इनको रेक्टेंगल के रूप में प्लेन दिखा दिए। प्लेन किसी भी रूप में हो सकता है, सर्किल हो, ट्रायंगल हो, बस एक प्लेन होगा, इतना जानना। ठीक है। और एक बात और कि लाइट के प्रोपगेशन का डायरेक्शन, ये कोई कि रे के प्रोपगेशन का डायरेक्शन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होते हैं। तो रे हम आपको दिखा दे रहे हैं, रे ऐसे निकलता है, ये सोर्स है। ठीक है। किसी भी स्फीयर के परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या किया जाता है कि रेडियली आउटवर्ड चाहे इनवर्ड, ऐसे। ये सब के सब क्या है? वेव रेज है। ठीक है। ये एरो क्या दिखा जा रहा है? रे, वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन दिखा रहा है, प्रोपगेट करता है वेव फ्रंट के रूप में। ये रे का ऐसा डायरेक्शन होगा रेडियली। ठीक है। इसमें कैसे होगा? तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है। 3D में दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसे जा सकता है। ठीक, ऐसे, जैसे ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। 3D में एक सर्किल के रूप में ये रे के प्रोपगेशन का डायरेक्शन। और इसमें तो आपको सीधे है, रेज पैरेलल होती हैं, इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं क्या कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल रेज के कारण क्या होगा? वेव फ्रंट प्लेन होगा। तो ये आपको शेप याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है वेव थ्योरी में पहला। ठीक है कि पॉइंट सोर्स हुआ तो उसके कारण स्फेरिकल वेव फ्रंट, लाइन सोर्स हुआ तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है। प्लेन पैरेलल रेज हुआ तो उसके कारण प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेन होगा। ठीक है। तो इस थ्योरी को आप लिख लीजिए। 3 थ्योरी और बाकी है, 4 थ्योरी था टोटल, हाइजेंस ने दिया था। ठीक है। वो में से 3 मतलब आपको और लिखवाने हैं मुझे। 1678 1678 में ये थ्योरी दिया था। हाइजेंस ने ये थ्योरी कब दिया था? 1678। नोट कर लीजिए। ठीक है। ये शुरू में थोड़ा थ्योरेटिकल है, यूं कहिए कि इसमें ना 70% लाइट में आएगा इस सेक्शन में, तो थ्योरी ही मिलेगा। ज्योमेट्री में क्या था कि थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाओ, न्यूमेरिकल शुरू हो जाता था। इसमें क्या है, 70% थ्योरी पढ़ाओ, तब थोड़ा सा न्यूमेरिकल मिलेगा 30%। ठीक है। तो थ्योरी पे ही फोकस करना है आपको इस चैप्टर में। और याद रखिएगा, एग्जाम में ज्यादा चांस होता है वेव नेचर आने का। ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो 10th में लोग पढ़े हैं कि नहीं, लेकिन वेव ऑप्टिक्स तो कभी पढ़े नहीं, पहली बार 12th में पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा फोकस इसी पे करता है बोर्ड। ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, थ्योरी है, आसान है, मार्क्स आसानी से गेन हो जाते हैं और बहुत तुरंत न्यूमेरिकल इसका बन जाता है। ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। माइंड में सेट कर लीजिए, सेट माइंड सेट। चलिए, बताए थे हम लोग हाइजेंस के 4 प्रिंसिपल, एक मैंने बता दिया है, दूसरा तीसरा मैंने यहां लिखा है। देखिए दूसरा क्या है कि वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल, वेव फ्रंट का सारे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं, याद रखना है। तो वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल जो होता है वो एक न्यू डिस्टरबेंस का सोर्स होता है, एक नया डिस्टरबेंस का सोर्स होता है, मतलब वेव वहां से भी निकलेगा। ठीक है। इसको कहा जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है। दिस वेव, इसको कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है। वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल जो है एक न्यू सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस है, उसको नाम दिया गया है सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये वेवलेट्स जो होते हैं, ठीक है ना, स्फेरिकल होते हैं और स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है। ये वेवलेट जो है स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़ते रहते हैं। वेव फ्रंट ये स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़ेगा, दूसरा वेव फ्रंट भी वेवलेट आगे ना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। यही थ्योरी थी दूसरी। एकदम क्लियर है, लिखा हुआ भी एकदम, बोला हुआ भी एकदम, और समझा हुआ भी एकदम रहना चाहिए क्लियर। ठीक है। और तीसरा देखिए, द फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेवफ्रंट। अब इसका कहने का मतलब क्या, देखिए फॉरवर्ड एनवेलप का मतलब क्या होता है। ठीक है। इसका मीनिंग देख लीजिए, फॉरवर्ड एनवेलप से क्या मतलब होता है। ठीक है। इसका एक मतलब होता है, वो मतलब आपको जानना चाहिए। देखिए जब कभी आपको कोई भी कर्व दे देंगे हम, ऐसे मान लीजिए कोई भी ऐसा कर्व दे देंगे हम, ऐसे ऐसे जो सॉरी ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, कोई भी कर्व दे देंगे, तो इसका फॉरवर्ड, इसका एनवेलप ड्रॉ करने के लिए कहा है कि इस कर्व का एनवेलप ड्रॉ कीजिए। तो एनवेलप का मतलब होता है ना कि जो मैक्सिमम पॉइंट है, किसी भी इसका जो मैक्स पॉइंट है, इस मैक्स पॉइंट को डॉट डॉट से मिलाइए। यहां पर एक डॉट बनाइए, यहां पर एक डॉट बनाइए, यहां पे एक डॉट बनाइए, यहां पे डॉट, यहां पे डॉट, यहां पे डॉट। ठीक है। इन सारे डॉट्स को मिलाने के बाद डॉटेड लाइन से,
जो हमें ये शेप मिलेगा, इस शेप को हम कहेंगे फॉरवर्ड एनवलप। ठीक है, डॉटेड लाइन से इसको कहेंगे फॉरवर्ड एनवलप, फ्री हैंड से मिलाया जाता है। ठीक है, इसको कहेंगे फॉरवर्ड एनवलप। मैक्स पॉइंट को मिलाने वाली डॉटेड लाइन है, किसी भी शेप लाइन फ्री हैंड से मिलाया जाता है, कुछ नहीं फ्री हैंड से, तो इसको जो है फॉरवर्ड एनवलप कहते हैं। ठीक है, तो यही है कि फॉरवर्ड का सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है ना, एट एनी इंस्टेंट गिव्स अ न्यू वेव फ्रंट। तो आपको मान लिया है कि एक वेव फ्रंट दिया हुआ है, ठीक है, आपको पहले से एक वेव फ्रंट दिया हुआ है और बताना है कि t समय के बाद, मान लीजिए सपोज कि 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद उस वेव फ्रंट का शेप या साइज कैसा होगा, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, टाइम इंटरवल देके 1 सेकंड के बाद, आधा सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद क्या उसका न्यू वेव फ्रंट का शेप और साइज बताइए, या पोजीशन वगैरह, ये सब पूछ सकता है। तो इसी थ्योरी की वजह से हम दूसरा वेव फ्रंट का शेप साइज वगैरह बताते हैं। जैसे देख लीजिए, आपको ये स्फेरिकल वेव फ्रंट दे दिया है ऐसे, ये इसका सेंटर है, सपोज कीजिए, बोलेगा कि t समय के बाद, t इक्वल टू 1 सेकंड के बाद बताइए जो नया वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है, उस नए वेव फ्रंट का शेप और साइज ड्रॉ कीजिए, ऐसा बोलेगा। तो क्या करना है, पहले इस वेव फ्रंट पे ना आपको वेवलेट ड्रॉ कर लेना है। वेवलेट देखिए कैसे करेंगे, ये एक वेवलेट दिखाइए, ये वेवलेट, बहुत सारे वेवलेट आप दिखा सकते हैं। मान लीजिए वैक्यूम मूव कर रहा है तो 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड ही मान लीजिए, t इक्वल टू 2 सेकंड, डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये, c इंटू टी, यानी कि 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये d जो है डिस्टेंस, d डिस्टेंस d के इक्वल एक आर्क ड्रॉ कीजिए, इसको सेंटर लीजिए, इसको सेंटर लीजिए और ऐसे आप लोग कॉपी पे आर्क ड्रॉ कीजिए ऐसे। ठीक है, कॉम्पास से यूज करके ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए जी, सिंपल छठी क्लास का बच्चा लोग ये सब जानता है, आप तो 12th के हो। ऐसे इसको सेंटर लेना है वेवलेट को और ऐसे आर्क ड्रॉ करना है। ठीक ठीक इसी प्रकार ये डिस्टेंस d होना चाहिए, इसका रेडियस क्या होगा, इस आर्क का रेडियस ऑफ कर्वेचर d होगा। फिर इसको भी सेंटर लेकर क्या कीजिए आप, d सेंटर रेडियस लेके आप आर्क ड्रॉ कीजिए, फिर यहां से भी एक आर्क ड्रॉ कीजिए, फिर यहां से भी एक आर्क ड्रॉ कीजिए। इस आर्क का जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है, ठीक सामने वाला पॉइंट, ठीक है, इन सबको ऐसे मिलाइए, डॉट कीजिए, फिर फ्री हैंड से इसको मिला दीजिए। फ्री हैंड से इसको मिलाने पर, ये थोड़ा ज्यादा लगता है, बड़ा बन गया। फ्री हैंड से मिलाने पर जो शेप बनेगा, फ्री हैंड से मिलाने पर जो शेप बनेगा वही होगा न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये जो मैंने डॉट मतलब डैश डैश लाइन से जो दिखाया है ग्रीन मार्कर से, ये हो गया आपका न्यू वेव फ्रंट। तो नया वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डी के बराबर बनाकर आर्क लेते हैं, इस आर्क का जो एकदम ये जो आपके फ्रंट पे जो सबसे ऊंचा दिखाई देगा उन पॉइंट को ऐसे करना है, मिला देना है, ये एक न्यू वेव फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा है फॉरवर्ड एनवलप द सेकेंडरी वेवलेट्स एट एनी गिव द न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, एक हम और आपको बताते हैं, आपको खुद बनाइए। ठीक है, ये आपको मैंने प्लेन देखिए, यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट नो डाउट हमने ऐसे ड्रॉ किया है। ठीक है, ऐसे ड्रॉ किया है, हम प्लेन वेव फ्रंट को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं सिंगल लाइन से। अब बताइए प्लेन को मैंने सिंगल लाइन से क्यों ड्रॉ किया? ऐसे सिंपल चीज है, ये देखिए ये हमारा पाम, यहाँ पंजा है मेरा, सिंपल, ये एक प्लेन है ना। हाँ, अब इसको आप एकदम खुद से करके देखिए, नाक की सीध में ऐसे रखिए, एकदम नाक की सीध में एकदम सीधा रखिएगा। जब सीधा रखिएगा ना तो ये आपको जो हथेली है ये आपको एक लाइन के रूप में दिखाई देगा। तो वही बात है, ये ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, लाइन के रूप में दिखाइए, प्लेन वेव फ्रंट। तो t सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद बताइए नया वेव फ्रंट कैसा हो। ठीक है, जैसे हम इससे बताएं वैसे ही बताना है आपको। ठीक है, बनाइए खुद से, पहले कॉपी पे आप खुद से बनाइए, थ्योरी वही है, तरीका वही है। एक आर्क ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस d होगा। ठीक है, अब उसके मैक्सिमम पॉइंट जो दूर हो रहा है यहां से एकदम मैक्स पॉइंट पे जो दिख रहा है पॉइंट सबको मिलाइए फ्री हैंड से, देखिए कैसे करना। यहां पहले ड्रॉ कर लीजिए आप वेवलेट्स, वेवलेट्स आप ड्रॉ कर लीजिए, 4 बोले लिए, बहुत हो सकता है। अब d का रेडियस लेकर यहाँ पे आर्क ड्रॉ करते जाइए। अब इसके एकदम मैक्स वाला जो पॉइंट होगा उसको ऐसे कीजिए, मिलाइए। ठीक है, अब फ्री हैंड से इसको मिला दीजिए। फ्री हैंड से मिलाने के बाद
जो हमारा नया वेव फ्रंट जो शेप बनेगा वो हो जाएगा न्यू वेव फ्रंट। तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। जब कभी आपको नया वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए कहेगा तो डी डिस्टेंस का एक आर्क लेते हैं, डी इक्वल टू ct हो जाएगा, चाहे dt हो जाएगा। इसका जो मिड वाला पॉइंट होगा यहाँ से सबसे दूर वाला सीधा लाइन में आ जाएगा, उस सबको फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, ठीक है। इसको फॉरवर्ड एंगल कहते हैं, यही फॉरवर्ड एंगल जो होगा न्यू वेव फ्रंट होगा। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है। यही मेन था 3 पॉइंट। चौथा जो दिखाने जा रहा है बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, जो आपको समझना था एक दो को समझना था, ये समझ लिए तो हाइलाइट प्रिंसिपल आप समझ लिए, ये टॉपिक क्लियर रहा आपका, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट है इन होमोजेनियस मीडियम। होमोजेनियस मतलब क्या? होमोजेनियस मतलब कि लाइट के लिए, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में वेव जो है, सॉरी मैटर जो है, मीडियम जो है सेम है, स्पीड ऑफ लाइट ऑल डायरेक्शन में सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो होमोजेनियस कहलाता है। ऐसे हम लोगों को वही पढ़ना है, होमोजेनियस ही पढ़ना है, नॉन होमोजेनियस नहीं आएगा, ठीक है। द वेव फ्रंट इज, देखिए इन होमोजेनियस द वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। वेव फ्रंट जो होता है वेव प्रोपगेशन के ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये बात हम शुरू में ही बता दिए थे, ठीक है। इसलिए बताते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और यहीं से रे का डिफिनेशन मिलता है। रे क्या है? जो डायरेक्शन ऑफ लाइट को बताता है, ऐसा लाइन जो डायरेक्शन ऑफ लाइट को बताता है, ठीक है। तो वही है कि एक लाइन जो है वेव फ्रंट के जो नॉर्मल हो, ठीक है, और प्रोपगेशन के डायरेक्शन में उस लाइन को रे कहा गया है। रे का डिफिनेशन हमको यहाँ पर मिला है, ठीक है। वो लाइन जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो और वेव का डायरेक्शन दिखाता हो वेव प्रोपगेशन का, उस लाइन को कहा गया है रे। तो चौथा यही था, नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। और लिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे आगे, ठीक है। क्वेश्चन कराएंगे इसमें, नोट कीजिए जल्दी से। अच्छा ये पॉइंट भी, ठीक है। जैसे क्या है देख लीजिए, ये सोर्स हुआ, इसके कारण वेव फ्रंट ऐसा होगा, तो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा क्या? रे। ये हो जाएगा आपका रे, और ये हो गया वेव फ्रंट, है ना, ऐसे हुआ, ठीक। रेडियली आउटवर्ड नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन देखिए हाइजेंस प्रिंसिपल से रिलेटेड, ठीक है। वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे करें, देखिए एक क्वेश्चन है कि ये कॉन्केव मिरर है, ये प्लेन वेव फ्रंट है और इंसिडेंट हो रहा है कॉन्केव मिरर पे। तो बताना है इमर्जेंट वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा, ठीक है, वगैरह वगैरह आपको बताना है, ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। तो इमर्जेंट का मतलब हो गया या तो रिफ्लेक्टेड रेज, सॉरी वेव फ्रंट, या तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स, और नहीं तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो मिरर है तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की बात हो रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का आपको शेप बताना है। बताइए आप कैसे बताइएगा, सोचिए इस पे। देखिए कैसे बताना है, हम बताते हैं आपको। क्या करना है समझने के लिए, क्या कीजिए आप, प्लेन वेव फ्रंट है तो समझते हैं कि इंसिडेंट रे कैसा होगा। प्लेन तभी बनता है जब रेज पैरेलल, ठीक है। तो फिर से एक बार आप क्या कीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए मिरर को, और पैरेलल वेव रेज पर इंसिडेंट कराइए। प्लेन वेव फ्रंट मतलब क्या, रेज पैरेलल है। और आपको पता है कि जब रेज पैरेलल होते हैं तो मिरर से, कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होते हैं, ये सीधे जाके फोकस पे मिलते हैं, पता है ना जी। और चूंकि ये रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, तो याद रखना है, वेव फ्रंट में बताए हैं कि जब भी पॉइंट सोर्स होता है तो पॉइंट सोर्स से निकलता है रेज, तो उसके कारण स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है ना, तो निकलता है, उसके लिए भी स्फेरिकल रे ड्रॉ करना है।
और जब एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होता है, मिलता है, तो उसके लिए स्फेरिकल ही ड्रॉ करना है। तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट हमेशा सेंटर होगा, यहाँ पर मीटिंग पॉइंट हमेशा सेंटर होगा। तो स्फीयर ड्रॉ कीजिए जिसका ये सेंटर होगा, तो वेव फ्रंट हमारा ऐसा होगा, सेंटर ये ड्रॉ रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या किया हमने बताइए, हमने क्या किया, प्लेन वेव फ्रंट दे रखा है तो कॉरस्पॉन्डिंग मैंने रे देखा, प्लेन कब होता है जब पैरेलल होता है, पैरेलल ने इंसिडेंट कराया, और उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है कि हम जानते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कि जब पैरेलल ने इंसिडेंट होता है तो फोकस पर जाकर मिलता है, तो हमने मिला दिया। और थ्योरी मैंने फिर वेव फ्रंट का लिया कि जब भी किसी पॉइंट सोर्स से निकलता है या एक पॉइंट पे जाके मिलता है, ये पहले हम नहीं बताते लेकिन अब बता रहे हैं, एक पॉइंट पे जाके मिलता है तो उसके कारण सोर्स वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा जिसका सेंटर ये होगा। तो स्फीयर का टुकड़ा मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो यही होगा, आप क्या कीजिए कि यहाँ पर ये है हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, बस हो गया, जिसका सेंटर ये सेंटर वाइज वेव फ्रंट का यही हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये ऐसे हो रहा है, इधर भी हो जा रहा है, ठीक है ना, ये है रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन। तो एक मैंने बता दिया, अब चलिए दूसरा आप खुद से बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, यहां पे प्लेन वेव इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे इंसिडेंट वेव। ठीक है, आपको इमर्जेंट वेव का शेप ड्रॉ करना है, कीजिए, बनाइए जल्दी से। ठीक है, बनाइए, वीडियो को रोकिए, ठीक है, पॉज कीजिए और बनाइए। चलिए देखिए, हम बता रहे हैं, नो डाउट यहां भी वही बात है, एक कॉन्वेक्स लेंस हमको ड्रॉ करना है, वेव फ्रंट पैरेलल है तो मतलब रे क्या हुआ, सॉरी वेव फ्रंट प्लेन है तो रे क्या हुआ, पैरेलल हुआ। और आपको पता है कि जब भी कोई कॉन्वेक्स लेंस से पैरेलल इंसिडेंट होता है तो कहां पर मिलता है, फोकस पे मिलता है, ऐसे होता है रिफ्लेक्ट। तो जब कभी भी एक पॉइंट पे मिले या एक पॉइंट से लाइट निकले तो हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, तो वेव फ्रंट यहां पर ऐसा हो जाएगा, है ना, स्फीयर का टुकड़ा ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो यही है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो हमारा सॉल्यूशन होगा ये, ऐसे यहां पर ड्रॉ कर लीजिए, ये होगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, जिसका सेंटर ये होगा, ठीक, इस स्फीयर का, यही हमारा सॉल्यूशन है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। नोट कर लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनाइए आप लोग, एक क्वेश्चन और बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये एक प्रिज्म है, ठीक है, यहां से रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, मतलब ऐसा होगा वेव फ्रंट। आपको इमर्जेंट वेव फ्रंट दिखाना है, दिखाइए जल्दी से, ठीक है, बनाइए वो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये हुआ इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव। बनाइए जल्दी से, वीडियो रोकिए और बनाइए, आपका अच्छा से प्रैक्टिस होगा।
चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। देखिए वेव फ्रंट प्लेन है, मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल होगा, ठीक है। ये ऐसे प्रिज्म बनाइए, उस पे आप दिखाइए पैरेलल रेज, कि पैरेलल रेज ऐसे जा रही हैं, आपको पता है ये ऐसे जाता है इसका पाथ, ठीक है। जरूरी नहीं कि बेस के पैरेलल, लेकिन ऐसे ही जाता है, और जो इमर्जेंट रे होगा वो भी पैरेलल ही होगा, ठीक है। जो इमर्जेंट रे होगा ये भी पैरेलल ही होगा, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा नहीं होता है कि भले ही झुक गया है बेस की ओर, लेकिन ये पैरेलल तो इमर्जेंट रे भी पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल इमर्जेंट रे के लिए बताइए कैसा वेव फ्रंट आप ड्रॉ कीजिएगा। इमर्जेंट रे पैरेलल है ना, तो वेव फ्रंट आप कैसा ड्रॉ कीजिए, आप बताइए। बता चुके हैं शुरू में ही कि इसके कारण प्लेन वेव फ्रंट होगा, तो आप प्लेन वेव फ्रंट ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, इसके कारण भी आप प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ कर लीजिए, हो गया। और इंसिडेंट वेव फ्रंट तो ऐसे था ही, यही हमारा सॉल्यूशन है। तो ऐसे तो पूछा सिर्फ इमर्जेंट है, तो इमर्जेंट ही ड्रॉ करेंगे, हो गया। ऐसे ज्यादा कुछ पूछेगा तो अंदर वाला भी ड्रॉ कर देंगे, और क्या, यही हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्या है। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर, और जरा एंगल आप यहां पर छोटा ही बनाइए मिरर के साथ एंगल, ठीक है। सॉरी, मिरर एंगल बनाने की क्या जरूरत है। ये जो है इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है, ऐसे इंसिडेंट वेव हुआ या वेव फ्रंट हुआ। आपको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, कोई इमर्जेंट वेव फ्रंट ड्रॉ करना है, ठीक है। बनाइए चौथा नंबर क्वेश्चन, तीसरे का सॉल्यूशन लिख लीजिए, चौथे का क्वेश्चन सॉल्यूशन बनाइए, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो आपको चाहिए यही कि वीडियो रोककर आपको सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए बताए थे कि इंसिडेंट रे यदि प्लेन हो तो वेव फ्रंट, सॉरी इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन हो तो इंसिडेंट रे जो होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है। तो पैरेलल तो होंगी नो डाउट, ठीक है, और साथ ही साथ वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर भी होंगी, यानी कि इंसिडेंट रेज ऐसे होंगी, ऐसे होंगी ना जी। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, पता है आपको कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कीजिए, पहले रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना होता है, अभी तक एग्जांपल से समझ गए होंगे, और उसके बाद जैसा शेप मिलेगा हमको रिफ्लेक्टेड रे का, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट भी ड्रॉ कर देना है। तो ये थोड़ा गंदा हो गया, उसको अलग बनाते हैं, ठीक है। तो एक पहले ड्रॉ करना था हमको प्लेन मिरर, ठीक। ये प्लेन वेव फ्रंट है, तो आपको पता है कि रेज जो होंगी वो पैरेलल होंगी और इस प्रकार से इंक्लाइन है, तो हम इस प्रकार से इंक्लाइन कर दिए हैं, ठीक है। अब आपको रिफ्लेक्ट कराना है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए क्या, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहां से नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा N1, और यहां भी नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को, क्योंकि अगले बार या अगले क्लास में जो हम थ्योरी डिराइव करने जा रहे हैं इस टॉपिक का बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। क्योंकि अभी ये समझ में ना आया तो अगला टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक अच्छे से समझ में आया, इसके लिए आपको ये अच्छे से देखना होगा। चलिए देखते हैं, इंसिडेंट वेव हमने दिखा दिया है। अब रिफ्लेक्टेड वेव देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये I है, ये R है, इतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर यहां भी ये I है, ये R है, ठीक है, इतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल ही होंगी, क्योंकि नॉर्मल पैरेलल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पैरेलल,
ठीक है। इंसिडेंट रे पहले तो मिरर के द्वारा कोई भी डेविएशन ना होता है, सब डेविएशन नहीं होता है। मिरर के प्लेन मिरर का कभी कन्वर्ज नहीं ना होता है। प्लेन मिरर के द्वारा कभी भी रेज जो है कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं होती है। पैरेलल इंसिडेंट रे तो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे भी रहेंगे, तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो गया। अब क्या करना है हमको, तो वेव फ्रंट ड्रॉ करना है ना जी। तो वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर कर दीजिए ऐसे, अब इसी के पैरेलल ड्रॉ करते जाइए। यही हो गया हमारा वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट्स हो गया, यानी कि हमारा यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। ये ऐसे था तो यहाँ से ऐसे और ऐसे ड्रॉ कीजिए, तो ऐसा ऐसा ऐसा, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब चूंकि देखिए क्वेश्चन में रे का कोई जिक्र न था, रे क्वेश्चन में भी नहीं लिखेंगे और ना आंसर में लिखेंगे। आंसर में और क्वेश्चन में सिर्फ वेव फ्रंट का जिक्र था, तो यही हमारा ये सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। रे को मिटा देना है, रे सिर्फ सॉल्यूशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए दिया गया है, आंसर में सिर्फ दिया है। एक्सप्लेनेशन आप दिखा सकते हैं कॉपी पर, कैसे मैंने बनाया था, आंसर लिखेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। और साथ ही एक और क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 5, कि ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब वैसा सतह है, सरफेस जो दो मीडियम को अलग कर रहा है। जैसे इसके ऊपर मान लीजिए एयर है, इसके नीचे जो है पानी है, ठीक है। एक वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है यहाँ पे, ठीक, एक वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है। आपको दिखाना है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को दिखाना है, मतलब कि इमर्जेंट वेव फ्रंट को दिखाना है, ठीक है। ये इंटरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर एयर, इसके नीचे है पानी, ठीक। तो जरा दिखाइए जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट है। जल्दी से बनाइए, ये नोट कर लीजिए और ये बनाइए 5वां क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी, इसका सॉल्यूशन भी बन जाता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो मेरा सॉल्यूशन ध्यान से देखना है। अगले क्लास में ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये समझ में ना आया तो अगला टॉपिक समझ में ना आएगा, ठीक है। तो जल्दी से बनाइए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन के सॉल्यूशन। देखिए वेव फ्रंट दे दिया है, तो आपको पता है रेज पैरेलल होगी, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर होगी। तो आप रेज ड्रॉ कीजिए पहले, ये हुआ रेज, ऐसे आया। अब यहाँ पर क्या है कि रिफ्लेक्शन कराने के लिए पता है आपको कि ये हवा से पानी में जा रहा है, मतलब कि रेयरर से डेंसर में जा रहा है। तो आपको पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल हम ब्लैक से करते हैं ड्रॉ, ठीक है। आपको पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। यहाँ भी आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये है n1 और ये है n2, ठीक है। रेज ड्रॉ करने के बाद नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब उसके बाद देखिए ये इसका इनिशियल पाथ है, ध्यान से देखिए, ये इसका पाथ है। ऐसे आपको पता है कि ये किधर मुड़ जाता है, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, तो नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ा दिए, ठीक है। नॉर्मल की तरफ इसको भी ऐसे, ये इसका आगे इनिशियल पाथ है, ऐसे मुड़ा दिए। आपको पता होना चाहिए कि इंसिडेंट रे यदि पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होता है, क्योंकि प्लेन सरफेस के द्वारा ना तो ये डाइवर्ज होता है ना ही कन्वर्ज होता है, ठीक है। पैरेलल इंसिडेंट रे तो पैरेलल इमर्जेंट रे। अब क्या कीजिए, आपको ड्रॉ करना है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट। तो आपको पता है इसके परपेंडिकुलर होगा, तो आप परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, इसी के पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा इमर्जेंट वेव फ्रंट्स, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन था, यदि आपको ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे टिक लगाइए, वो यहाँ पर टिक लगाइए और यहाँ से ऐसे ऐसे ड्रॉ करते चले जाइए। ये हो जाएगा इमर्जेंट वेव फ्रंट्स। यही हमारा सॉल्यूशन है,
ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन था कि ये ऐसा कैसे आया। सॉल्यूशन हमारा ये, ठीक है, ये वाटर है, ये एयर है, ठीक है, और ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। बस आज इतना ही। अगले क्लास में वेरीफाई करेंगे कि वेरीफाई कैसे किया जाए स्नेल्स लॉ को, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, ठीक है, इस सब का यूज होगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। थैंक यू, नोट कर लीजिए इसको।